दोस्तों 25 नवंबर के दिन इंडिया ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में अपनी जीत हासिल करते हुए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल के एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट करते हुए सफलता हासिल की। चाइना जैसे कंट्री को डिफीट करते हुए प्रवीण सिन्हा एशिया के डेलीगेट के तौर पे अपना कार्यभार संभालेंगे। इंटरपोल की इसी जनरल असेंबली में यूएई के अहमद नसीर अल रईसी को ऑर्गेनाइजेशन के न्यू प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया। दोस्तों इंटरपोल या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉरपोरेशन और क्राइम कंट्रोल को फैसिलिटेट करती है। फ्रांस के लियोन में स्थित इंटरपोल वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वर्ल्ड वाइड 7 रीजनल ब्यूरोज हैं और अपने 195 मेंबर स्टेट्स में इसकी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो उपस्थित है। दोस्तों जहां एक और प्रवीण सिन्हा का इलेक्ट होना इंडिया द्वारा सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी की जीत बताया जा रहा है, वहीं यूएई के सिक्योरिटी फोर्सेस हेड जनरल अहमद नसीर के अगेंस्ट टॉर्चर के कंप्लेंट्स फ्रांस और टर्की में पहले से दर्ज हैं, जिससे उनके इलेक्शन के अगेंस्ट कई राइट्स ग्रुप ने एतराज जताया है। लेकिन इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद भी इंटरपोल के इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में कोई कमी आए शायद ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों, ये हमारे आज के डिस्कशन का मकसद है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंटरपोल की हिस्ट्री जानेंगे। हम देखेंगे इंटरपोल कैसे काम करता है और इंटरनेशनल क्राइम को कर्ब करने में उसने क्या रोल निभाए हैं। इसके अलावा इंटरपोल से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसकी शुरुआत हम इंटरपोल की हिस्ट्री से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों 19वीं सेंचुरी तक इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग देशों के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोऑपरेशन एडहॉक बेसिस पे हुआ करती थी, जिसे किसी स्पेसिफिक गोल के लिए फॉर्म किया जाता था। 1851 में इंटरनेशनल पुलिस कोऑर्डिनेशन के लिए पहला स्टेप लेते हुए पुलिस यूनियन ऑफ जर्मन स्टेट्स का गठन किया गया, जिसमें जर्मन स्पीकिंग देशों ने हिस्सा लिया। सिमिलरली 1898 में एंटी एनार्किस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ रोम में 21 यूरोपियन कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, जिससे इंटरनेशनल एनार्किस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। लेकिन इन एफर्ट्स का कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट बनाने में नाकामी हासिल हुई। 20वीं सेंचुरी में बढ़ते हुए इंटरनेशनल ट्रैवल और कॉमर्स फैसिलिटीज ने क्रिमिनल एंटरप्राइजेस और फ्यूजिटिव्स के लिए जुर्म से बचने के नए मौके प्रदान किए, जिसे टैकल करने के लिए 1914 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस को मोनाको में होस्ट किया गया। इन कांग्रेस में 24 देशों ने हिस्सा लेते हुए 12 प्रिंसिपल्स और प्रायोरिटीज ले डाउन किए, जो आने वाले समय में इंटरपोल की फाउंडेशन बनी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स के अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फोरेंसिक्स एंड डेटा कलेक्शन और एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए कई स्टेप्स लिए गए। लेकिन इसके बाद शुरू हुए वर्ल्ड वॉर 1 ने इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के आइडिया को साइडलाइन कर दिया। 1922 में यूनाइटेड स्टेट्स के एक सिमिलर फेल्ड अटेम्प्ट के बाद 1923 में वियनीज पुलिस डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट जोहान शॉबर द्वारा ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में एक नई आईसीपीसी या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस बुलाई गई, जिसमें 22 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे इस कांग्रेस से दूसरे देश जुड़ने लगे। 1928 में यूनाइटेड किंगडम और 1938 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का फैसला किया। 1934 तक इस ग्रुप के साथ 58 देश जुड़ चुके थे। लेकिन 1938 में हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया को एनेक्स करने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन नाजी जर्मनी की कंट्रोल में चली गई, जिसने 1942 में कमीशन के हेडक्वार्टर को वियना से बर्लिन शिफ्ट कर दिया। ऑस्ट्रिया इन्वेजन से लेकर 1945 तक आईसीपीसी को हिटलर द्वारा रेज्ड एसएस या शुड स्टेफल के जनरल्स लीड करते रहे। 1946 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड के बाद आईसीपीसी को यूके, फ्रांस, बेल्जियम और स्कैंडिनेविया द्वारा रिवाइव कर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसके हेडक्वार्टर्स इस बार पेरिस में स्थापित किए गए। दोस्तों यहीं से कहानी शुरू हुई इस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हम आज इंटरपोल के नाम से जानते हैं। 1967 में इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स पेरिस के करीब सेंट क्लाउड में शिफ्ट किया गया और वहां से 1989 में इसे लियोन में शिफ्ट किया गया, जहां इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स आज भी स्थित हैं। 1980 तक इंटरपोल किसी भी नाजी वॉर क्रिमिनल के प्रोसिक्यूशन में शामिल नहीं हुई, क्योंकि इंटरपोल चार्टर के आर्टिकल 3 के अनुसार वो किसी भी पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। दोस्तों यदि इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल प्रोविजंस की बात करें तो इसमें 2 मेजर आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 2 इंटरपोल के रोल को स्टेट करते हुए ये बताती है कि इंटरपोल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
और डिफरेंट कंट्रीज के लॉस को ध्यान में रखते हुए सारी क्रिमिनल पुलिस अथॉरिटीज के बीच वाइडेस्ट पॉसिबल म्यूचुअल असिस्टेंस प्रमोट करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा ऑर्डिनरी लॉ क्राइम्स को भी प्रिवेंट और सप्रेस करने के लिए नेसेसरी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश और डेवलप करेगी। दोस्तों, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अनुसार इंटरपोल किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होगा जो पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल चार्टर की हो या उसे सपोर्ट करती हो। दोस्तों, यदि इंटरपोल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे बेस लेवल पे आती है इंटरपोल की जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इंटरपोल की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है जिसे सारे मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स कंप्राइज करते हैं। जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस के फॉर्म में डिसीजंस लेती है जहां हर कंट्री को एक वोट असाइन किया जाता है। इसी जनरल असेंबली द्वारा इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी और प्रेसिडेंट चूज किया जाता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी इंटरपोल की गवर्निंग बॉडी होती है जो जनरल असेंबली द्वारा लिए गए डिसीजंस को एग्जीक्यूट करती है और इंटरपोल के एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर करती है। इस कमेटी में 13 मेंबर्स होते हैं जिसे 1 प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट और 9 डेलीगेट्स मिलकर फॉर्म करते हैं। इस कमेटी में जहां प्रेसिडेंट्स को 4 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, वहीं वाइस प्रेसिडेंट्स और डेलीगेट्स को 3 सालों के लिए। दोस्तों, रिसेंटली कंडक्ट हुए इंटरपोल के इलेक्शंस में इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी और इंटरपोल के प्रेसिडेंट के तौर पे यूएई के अहमद नसीर अल रैसी को इस्तांबुल में इलेक्ट किया गया और एशिया के डेलीगेट के तौर पे प्रवीण सिन्हा को इलेक्ट किया गया। दोस्तों, यदि इंटरपोल के वर्किंग की बात की जाए तो हमें ये समझना जरूरी है कि इंटरपोल कोई इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है और इसके किसी एजेंट के पास अरेस्टिंग पावर्स नहीं होते, बल्कि इंटरपोल एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देशों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच एक नेटवर्क या कम्युनिकेशन चैनल का काम करती है। इंटरपोल इंटरनेशनल लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का काम करती है जो मेंबर कंट्रीज के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के बीच डेटाबेस असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, इंटरपोल की इंपॉर्टेंस तब ज्यादा क्लियर समझ में आती है जब लैंग्वेज, कल्चरल और ब्यूरोक्रेटिक डिफरेंस के कारण इंटरनेशनल क्राइम के विरुद्ध अलग अलग देशों के पुलिस ऑफिशियल्स ज्वाइंटली ऑपरेट करने में नाकाम रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि इंडिया की सीबीआई को किसी मुजरिम को यूएई में ट्रैक करना है तो शायद सीबीआई को ये पता ना हो कि यूएई में एग्जैक्टली उन्हें किससे कांटेक्ट करना है, और यदि वो व्यक्ति टेररिस्ट बैकग्राउंड कर रहा तो इस सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में सीबीआई यूएई स्थित इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से कांटेक्ट कर सकती है जो सीबीआई और यूएई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच एक ब्रिज का काम करेगी। दोस्तों, इसके अलावा लियोन स्थित इंटरपोल हेडक्वार्टर के डेटाबेसेस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इंटरनेशनल क्राइम के विरुद्ध फाइट में हेल्प करते हैं। जहां एक और किसी देश की नेशनल एजेंसीज के पास क्राइम डेटाबेस जनरली उस देश की बाउंड्री के अंदर तक ही सीमित होते हैं, वहीं इंटरपोल डेटाबेस की मदद से वो पूरे वर्ल्ड के क्रिमिनल्स और क्राइम ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। इंटरपोल अपने इस डेटाबेस में फोटोज के अलावा फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट ऑफ वांटेड पर्सन्स स्टोर रखती है। हेडक्वार्टर्स में उपस्थित ऑफिशियल्स इन डेटा को एनालाइज कर मेंबर कंट्रीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अपने इंटरनेट बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क से इंटरपोल एजेंट्स मेंबर कंट्रीज के साथ किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से गुजरना नहीं पड़ता। I-24/7 नाम के इस नेटवर्क से एजेंट्स द्वारा इंटरपोल के डेटाबेसेस को कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। इसी I-24/7 की मदद से मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के भी क्रिमिनल डेटाबेस को भी एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, किसी इंटरनेशनल डिजास्टर, टेररिस्ट अटैक या असैसिनेशन के सिचुएशन में इंटरपोल एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम या IRT भेज सकती है। IRTs अपने एक्सपर्टीज के अलावा डेटाबेस एक्सेस की मदद से विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन और दूसरे देशों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ लोकल अथॉरिटीज के रिक्वेस्ट पर IRTs सेंट्रल कमांड और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन की तरह एक्ट करते हुए किसी केस में इन्वॉल्व लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरपोल अपने इन वर्क्स के अलावा 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेस इशू करती हैं जिसकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है। इन नोटिसेस को इंटरपोल के जनरल सेक्रेटरीट द्वारा नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज और ऑथराइज्ड एंटिटीज की रिक्वेस्ट पे इशू किया जाता है। दोस्तों, रेड कॉर्नर नोटिस को इंटरपोल द्वारा किसी क्रिमिनल के अरेस्ट या एक्सट्रेडिशन सीक करते हुए इशू किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि रेड कॉर्नर नोटिस कोई इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं होता। इंटरपोल किसी मेंबर कंट्री पे इंडिविजुअल को अरेस्ट करने का दबाव नहीं डाल सकती।
हर एक मेंबर कंट्री अपने बॉर्डर के अंदर रेड कॉर्नर नोटिस के ऊपर एक्ट करने के लिए फ्री होती है। इंडिया के रिक्वेस्ट पे इंटरपोल द्वारा मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, येलो नोटिस इंटरपोल मिसिंग पर्संस को लोकेट करने के लिए इशू करती है। ब्लू नोटिस इंटरपोल द्वारा किसी क्रिमिनल के ओरिजिनल कंट्री को इशू किया जाता है, जहां उनसे क्रिमिनल से जुड़ी इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज को कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट की जाती है। ब्लैक नोटिस की मदद से इंटरपोल अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीक करती है। पर्पल नोटिस इंटरपोल द्वारा इन्वायरमेंटल क्रिमिनल्स के अगेंस्ट इशू किया जाता है, जो वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर उनके बॉडी पार्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। दोस्तों, ग्रीन नोटिस की मदद से इंटरपोल उन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट वार्निंग और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है जो आने वाले समय में दूसरी कंट्रीज में क्राइम्स रिपीट कर सकते हैं। ऑरेंज नोटिस इंटरपोल द्वारा किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट, बॉम्ब, वेपन या दूसरे डेंजरस मटेरियल्स के अगेंस्ट इशू किया जाता है जिससे पब्लिक सेफ्टी को खतरा हो। इन सब के अलावा इंटरपोल एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस भी इशू करती है, जो उन इंडिविजुअल और ग्रुप के अगेंस्ट होता है जिसे यूएनएससी ने टारगेट किया हो। इंटरपोल ये नोटिस लश्कर ताइबा, तालिबान और अलकायदा के अगेंस्ट इशू कर चुकी है। दोस्तों, इंटरपोल ने समय समय पे वर्ल्ड वाइड कई क्रिमिनल्स और सिंडिकेट्स के अगेंस्ट ऑपरेशंस रन किए हैं, जिसने पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी दुनिया में इंश्योर किया है। एग्जाम्पल के तौर पे 2019 में इंटरपोल द्वारा लेड ऑपरेशन एपरवियर सेकंड के दौरान बेनिन और नाइजीरिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 220 विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया। उसी साल ऑपरेशन तुर्कवेसा की मदद से इंटरपोल ने यूएसए और कनाडा के बीच स्मगलिंग रूट्स को ऑपरेट करने वाले ग्रुप को अरेस्ट करवाया था। हेची सेकंड नाम के ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करते हुए इंटरपोल ने वर्ल्ड वाइड 20 कंट्रीज में 1000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स और $27 मिलियन के इलिसिट फंड को इंटरसेप्ट किया था, जिससे साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम द्वारा जनरेट किया गया था। दोस्तों, 2016 में भी इंटरपोल द्वारा लेड ऑपरेशन में 8 कंट्रीज की पुलिस ने कोऑर्डिनेट कर ऑपरेशन जुपिटर रन किया, जिसमें 240 इंडिविजुअल्स अरेस्ट किए गए। इस ऑपरेशन के दौरान कई $मिलियन के फेक और इलिसिट गुड्स के अलावा 34 क्रिमिनल नेटवर्क्स डिसमेंटल किए गए। 2009 में इंटरपोल द्वारा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस में एक रशियन नेशनल को अरेस्ट किया गया, जो ग्लोबल कार स्मगलिंग रिंग ऑपरेट करता था। इंटरपोल द्वारा लेड इन एफर्ट्स के बावजूद कई बार इंटरपोल को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। पॉलिटिकली न्यूट्रल होने के बावजूद इंटरपोल पे ये इल्जाम लगे हैं कि एजेंसी ने कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शंस प्ले किए हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप की पार्लियामेंट्री असेंबली ने अपने कई डिक्लेरेशंस में कई मेंबर स्टेट्स को क्रिटिसाइज किया है कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के मैकेनिज्म को अब्यूज कर पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करते हैं। 2008 में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने भी इंटरपोल द्वारा किए गए रिक्वेस्ट के कारण उन रेफ्यूजीज के अरेस्ट होने पर उंगली उठाई थी जिन पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस पुट किए गए थे। कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डिटेन्ड इन दुबई, ओपन डायलॉग फाउंडेशन, सेंटर फॉर पीस स्टडीज ने ये इंडिकेट किया है कि नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स अक्सर इंटरपोल की मदद से ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन को हैरेस करते हैं। इन देशों में चाइना, रशिया, ईरान, टर्की और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। ओपन डायलॉग फाउंडेशन की रिपोर्ट ने यह एनालाइज किया कि रिसेंटली इंटरपोल के सिस्टम से 44 हाई प्रोफाइल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस पास हुए हैं। कई ऐसे लोग जिन्हें यूरोपियन यूनियन और यूएस में रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया है, वो आज भी इंटरपोल की लिस्ट में शामिल है। इन लोगों में रशियन बिजनेसमैन एंड्री बोरोडिन, श्रीलंकन जर्नलिस्ट चंदिमा विठाना, कजाक ऑपोजिशन पॉलिटिशियन मुख्तार अब्लियाजोव और कई अन्य नामजद हैं। दोस्तों, कई केसेस में तो ये भी देखा गया कि उन रेफ्यूजीज को इंटरपोल की लिस्ट में तब भी मेंशन रखा गया जब कोर्ट ने उन्हें नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट में एक्स्ट्राडीट करने से इनकार कर दिया है। ऐसे ही केसेस में वेनेजुएला प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज को अपोज करने के बाद मैनुअल रुसेल्स को पेरू भागना पड़ा था, लेकिन करप्शन के चार्जेस के कारण इंटरपोल ने उनके अगेंस्ट रेड अलर्ट इशू कर दिया था। इसके अलावा 2014 में रशियन अथॉरिटीज के रिक्वेस्ट के कारण इंटरपोल ने यूक्रेनियन नेशनलिस्ट लीडर दिमित्री यारोश को अपने इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया था। स्टॉकहोम सेंटर फॉर फ्रीडम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में टर्की ने इंटरपोल के मैकेनिज्म की मदद से स्टेट के लेजिटिमेट क्रिटिक्स और ओपोनेंट्स को हैरेस करने के लिए यूज किया था। इस रिपोर्ट में केवल अरेस्ट वारंट ही नहीं
बल्कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट रेवोकेशन जैसे स्टेप्स भी टर्की द्वारा लिए जाने के सबूत थे, जिसे वो अपने क्रिटिक्स और ओपोनेंट को परसिक्यूट करने के लिए भी यूज कर रहा था। दोस्तों, इंटरपोल एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने समय समय पे अपने एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंस को महसूस किया है। आज इस ग्लोबलाइज्ड और कॉन्फ्लिक्ट से बर्डन्ड वर्ल्ड में इंटरपोल जैसी ऑर्गेनाइजेशन यदि ना हो तो शायद इंटरनेशनल क्राइम को कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन स्टेट्स के पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शंस को देख ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि इंटरपोल का यूज लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए किया जाए, ना कि क्रिटिक्स और ओपोनेंट्स को हैरेस करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंटरपोल की। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपका क्या ओपिनियन है इंटरपोल को लेके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।